औरंगजेब के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत अपने बुलंदियों पर थी। काबुल और कंधार से लेकर दक्कन के आखिरी सिरे तक फैली इस हुकूमत की निगरानी का बोझ औरंगजेब के कंधों पर था। तवील अरसे तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के दौरान औरंगजेब ने रहमदिली और इंसाफ की मिसाल कायम की। तो वहीं सल्तनत के उरूज और अमन की खातिर बेरहमी की हदों को भी पार किया। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के इस एपिसोड में हम औरंगजेब को हिंदुस्तान के मुंतजिम और एक लंबी चौड़ी सरहदों के निगरान के तौर पर देखने व परखने की कोशिश करेंगे। शाहजहां हफ्ते में एक बार दरबार लगाता था। उन दिनों सच आंख का तारा हुआ करता था और परवरदिगार की दुआओं का असर ऐसा था कि किसी को शिकायती अर्जियां लाने की जरूरत ही न पड़ती थी। नया बादशाह एक दिन में 2 बार दरबार बिठाता है और शिकायती अर्जियों की भीड़ है कि बढ़ती ही जाती है। ये लाइनें औरंगजेब के एक हिंदू मुलाजिम भीमसेन सक्सेना ने फारसी में लिखी थीं। औरंगजेब अपनी इतनी बड़ी सल्तनत की निगरानी करते रहे जिसे संभालने के लिए नौकरशाहों की एक पूरी फौज चाहिए थी। सल्तनत के ज़्यादातर हिस्से में वह लगातार आवाजाही नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्होंने अपनी हुकूमत का आधा वक्त खास तौर पर दिल्ली दरबार में और बचा हुआ आधा वक्त जुनूबी मुहिमों में खर्च किया। लिहाजा मुगल हुकूमत को चलाने के लिए सरकारी अफसरों को अपने कंधे लगाने पड़े। अपने हुकूमत के चारों कोनों में चल रही सरगर्मियों से आगाह रहने के लिए वह उन अखबारात का सहारा लिया करते थे जो दरबार में हर रोज पहुंचते थे। इन अखबारों में शहजादों के निजी दरबारों के अलावा सरकारी अफसरों के कामकाज और दूसरे गौर तलब वाक़ियों का जिक्र होता था। उस वक्त के तमाम लीडर भी औरंगजेब के दरबार के दोस्तों और दुश्मनों की खबर रखने के लिए इन्हीं अखबारों के भरोसे रहते थे। मिसाल के तौर पर रॉबर्ट दे जाकेर नाम के एक डच एल्ची ने यह इत्तला दी कि शिवाजी खबरों और खतों की बाढ़ में इस कदर डूब गए कि 1677 में वो एक मुलाकात तक का वक्त नहीं निकाल पाए। औरंगजेब को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी बुनियादी कानून, अमन और मुगल हुकूमत के नुमाइंदों के रंग ढंग और सलूक से जुड़ी खबरें सुनने में थी। ये पहलू अक्सर उन कमियों और खामियों को खोलकर सामने ला देते थे जो इतनी बड़ी हुकूमत को चलाने की कोशिश के दरमियान आ जाया करती थीं। औरंगजेब ने मुगल सल्तनत में बुनियादी कानून और अमन कायम करने की दिशा में गहरी चिंता दिखाई। वह अपने बेटों और कुछ खास अमीरों को बार बार रास्तों की हिफाजत सुनिश्चित करने के बारे में लिखते रहे। उन्होंने उन्हें आम रियाया के खिलाफ हो रहे जुर्म और चोरी चकारी न रोक पाने के लिए झिड़का भी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बुनियादी कानून और अमन के मसले में मुगल हिंदुस्तान मुसीबत में मुब्तला रहा। हुकूमत का अंत नज़दीक आते आते तो यह मुसीबत शायद अपने सबसे ऊंचे पैमाने पर जा पहुंची थी। इस वक्त तक मुगलिया फौजें कमज़ोर पड़ चुकी थीं। दशकों जंग में खुद को खपाए रखने से वह मुरझा चुकी थीं। नए रंगरूटों में मुगलों के लिए वफादारी का वह जज्बा भी नहीं था। 1690 में इटालियन यात्री गमेली करेरी ने शिकायत दर्ज की कि ईरान के सफ़वी और उस्मानी सल्तनत के महफूज रास्तों के उलट मुगलिया हिंदुस्तान में राहगीरों की चोरों से हिफाजत नहीं हुआ करती है। औरंगजेब ने खुद भी इस बात का अफसोस जताया कि जब डाकुओं का गिरोह बुरहानपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों के करीब लूटपाट कर लेते हैं तो वे लोग जो गाँव में हैं वे यकीनन कहीं ज़्यादा बड़े हमले झेलते हैं। औरंगजेब ने उन सरकारी नौकरशाहों पर भी नकेल कसने की कोशिश की जिनका बर्ताव दुमुहा था। औरंगजेब की सख्त हिदायतों के बावजूद अफसर लगातार रिश्वत लेते रहे। यहाँ तक कि मुगलों की आवाम के लिए ईमान की रहनुमाई करने वाला काजी ममालिक अब्दुल वहाब खुद भी रिश्वत लेता था। लेकिन औरंगजेब की यह नरमी और मेहरबानी अक्सर कुनबे के लोगों तक नहीं पहुँची। उन्होंने उन रिश्तेदारों को भी सजा दी जिन्होंने मुगल हुकूमत के मामलों में मुदाखलत करने की कोशिश की थी और साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने मामूली गलतियां की थीं। उनका यह रवैया वारिसान हक की जंग के दौरान पनपा
और उसके बाद ताहुकूमत उनके साथ रहा। मसलन औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1659 में दक्कन भेजा ताकि वह शिवाजी की क़यादत में मुगलों के खिलाफ खतरा बनकर सिर उठा रही मराठा ताकत से निपट सकें। शाइस्ता खान ने पुणे में खूबसूरत इमारतें बनवाईं, बागीचे लगवाए और पूरे इलाके में खुशहाली और बरकत ला दी। वहाँ अनाज के दाम गिर गए और लोग दरियादिली से बड़े खुश रहने लगे। खुद शाइस्ता खान के लिए भी पुणे में रहना खुशहाली भरा रहा। यहाँ आने के बाद वह अपनी बेटी की मंगनी करने जैसे कामों में मशरूफ रहे। इस सब की वजह से शाइस्ता खान के दिमाग से शिवाजी पर नकेल कसने का असल काम ओझल होकर रह गया। लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को नहीं भुलाया था। 1663 के वसंत में शिवाजी ने घात लगाकर उनके महल पर हमला बोल दिया। शिवाजी के साथ जो चंद सिपाही थे वो रात के अंधेरे में दबे पांव उनके महल में दाखिल हो गए। जब मराठे शाइस्ता खान के सोने के कमरे में अचानक उफन आए तो उन्होंने बचाव की कोशिश की और एक उंगली गंवा बैठे। वो अपने घर वालों को बचाने में भी नाकाम रहे। उनकी कई बीवियां मारी गईं। कुछ बयानों के मुताबिक शिवाजी और मराठा फौज ने बाप के बजाय उलझन में गुम बेटे को कत्ल करने के बाद वहां से पीछे हटने का फैसला किया। इस शर्मनाक हार के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान का बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें बंगाल भेज दिया, जो मुगल हुकूमत का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। उन्होंने शाइस्ता खान को इतनी मोहलत भी नहीं दी कि वह रास्ते में अपने भांजे यानी औरंगजेब से एक मुलाकात भी कर सकें। दशकों बाद एक ऐसी ही और गौरतलब पर कम नाटकीय घटना सामने आई, जिसमें औरंगजेब ने सूरत राजमार्ग पर लूट न रोक पाने के लिए अपने बेटे आजम शाह की लानत मलामत की। आजम ने सफाई पेश की कि वह जिम्मेदारी में नहीं है, बल्कि यह इलाका एक दूसरे नौकरशाह के इख्तियार में है। इस पर औरंगजेब ने अपने बेटे से मनसब का ओहदा वापस लेते हुए कहा, अगर यह शहजादे के अलावा किसी और नौकरशाह की अनदेखी का मामला है तो सजा का हुक्म जांच पूरी होने के बाद ही लागू होगा। लेकिन शहजादे की सजा यह होगी कि इस दौरान वह अपने ओहदे से दस्तबरदार रहेंगे। जिस समय औरंगजेब के चौथे बेटे शहजादा अकबर ने बगावत की, उस वक्त उन्होंने कहीं ज़्यादा सख्त कदम उठाया। 1681 में शहजादा अकबर ने खुद को बादशाह ऐलान कर दिया था। उस वक्त जब औरंगजेब ने उसे राजस्थान में राठौर और सिसोदिया राजपूतों की बगावत को कुचलने के लिए भेजा था, पर जल्द ही शहजादा अकबर ने राजपूतों की दोस्ती का सहारा खो दिया। वो अपने वालिद के कट्टर दुश्मन शिवाजी के बेटे संभाजी के दरबार में भाग गया। कई सालों बाद 1687 में औरंगजेब ने अपने इस बागी बेटे को हिंदुस्तान से बाहर हाँक दिया। शहजादा फारस की ओर फरार हो गया, जहां 1704 में उसका इंतकाल हो गया। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के दौरान राजपूतों की भी बगावतों का सामना किया था। राजपूत लंबे समय से मुगलों की सेवादारी में थे, लेकिन अकबर के ज़माने में पहली बार मुगलों के साथ आने से लेकर औरंगजेब के दौर तक गाहे बेगाहे उनके बीच बगावतों की चिंगारियां फूटती रहीं। औरंगजेब की हुकूमत के दौरान एक और अनोखा वाक़या तब पेश आया जब मेवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने 1679 से 81 के दरमियान बगावत की। यह एक ऐसा फैसला था जो इन दोनों ताकतों को अलग अलग नतीजों की ओर ले गया। परेशानी तब पैदा हुई जब दिसंबर 1678 में जसवंत सिंह राठौर की मौत हुई और औरंगजेब ने दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इस इलाके में पैदा हुए वारिसान हक के सवाल में दखल देने की कोशिश की। राठौर वंश के राजकुलों को औरंगजेब की यह दखलंदाजी पसंद न आई। खास तौर पर दो चीज़ें, एक तो यह सलाह कि मेवाड़ वंश के दोनों मासूम वारिस शाही दरबार में बड़े हों, और दूसरा जोधपुर पर कब्जा करने के लिए उनका फौज भेजने का फैसला। पड़ोस के सिसोदिया वंश में भी इसी तरह के हमले का खौफ बैठ गया और उन्होंने मेवाड़ से सुलह संधि कर ली। हम पहले ही यह जिक्र कर चुके हैं कि राजपूत और सिसोदिया वंशों के एक होकर बगावत कर देने पर औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादा अकबर को उनसे निपटने के लिए भेजा था। अकबर को इस काम में कामयाबी भी हासिल हुई थी, लेकिन तभी उसे इस घटनाक्रम में मौके की गंध महसूस हुई। उसने राजपूत और सिसोदिया वंशों से मदद मांगकर जनवरी 1681 में नाडौल राजस्थान के करीब खुद को बादशाह ऐलान कर दिया।
लेकिन शाही दबाव के चलते उसे अपनी बगावत का झंडा दक्षिण की ओर मोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान औरंगजेब के एक और बेटे आजम शाह ने जून 1681 में राजपूतों के साथ एक सियासी साठगांठ कर ली, जिसे राजसमुंद्र की संधि कहा जाता है। इस संधि की वजह से मेवाड़ और मुगल हुकूमत के बीच टिकाऊ और फायदेमंद अमन कायम हो गया, लेकिन मेवाड़ के भीतर सालों तक उठापटक होती रही। शाही दबाव में जीने से पैदा हुई मायूसी और कुंठा इस बलवे में ईंधन का काम करती रही। छोटे छोटे वाक्यों से बने इस पूरे वाक्य को आधुनिक इतिहासकारों ने राजपूत विद्रोह कहा है और उन्हें मुस्लिम हुकूमत के प्रति हिंदुओं की नफरत के तौर पर पेश किया है। लेकिन राठौर और सिसोदिया वंशों द्वारा एक मुस्लिम यानी शहजादा अकबर को मदद देना इस किस्म के सांप्रदायिक अध्ययन को झुठला देता है। राजसमुंद्र की संधि पर वे अलग तरह का जवाबी अमल पेश नहीं करते। मेवाड़ ने औरंगजेब के साथ अमन बनाए रखने की रजामंदी दी थी, जबकि मुगलों के जुए में जुट जाने के बाद वे भीतर ही भीतर उसे चीरते रहे। यह जो वाक़या था वो दरअसल इक़्तिदार की जद्दोजहद थी और मुगलों के खिलाफ सदियों से हिंदू और मुस्लिम सत्ताओं द्वारा समान रूप से किए जा रहे विद्रोहों और बगावतों के ही बराबर था। औरंगजेब हुकूमत पर छाए खतरे के बादलों से निपटने के लिए हर बार सियासी दांव पेचों का ही सहारा नहीं लेते थे। वे लोग जो उन्हें चुनौती देते थे जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो जाता था कि वे बादशाह की बेरहमी और ताकत का फल चखने वाले सिरे पर खड़े हैं। मिसाल के तौर पर 1689 में जब शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगलों ने पकड़ा तो उन पर रत्ती बराबर भी रहम नहीं खाया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ सालों से संघर्ष कर रहे संभाजी और उसके ब्राह्मण सलाहकार रवि कलश को हुक्म दिया कि उन्हें बेरंगी टोपियां पहनाकर ऊंटों पर बैठाकर सरेआम उनकी बेइज्जती की जाए। इसके बाद उन्होंने नाखून चुभोकर संभाजी की आंखें नुचवा लीं। एक इतिहासकार ने बड़े शायराना अंदाज में लिखा है कि उसके कंधों पर से उसके सर का बोझ भी हल्का कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि संभाजी और रवि कलश के शरीर को कुत्तों के आगे फेंकवा दिया गया और उनके सरों में भूसा भरकर दक्कन भर के शहरों में घुमाया गया और उसके बाद उन्हें दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया गया। उस दौर में मार काट का सहारा लेने वालों की फहरिस्त में औरंगजेब अकेले नहीं थे। उस समय सियासी पैंतरे के तौर पर हिंसा के अलावा और भी दूसरी भयानक बेरहमियां आजमाई जाती थीं। औरंगजेब के मुताबिक हिंसा न केवल मुनासिब थी बल्कि ज़रूरी थी, यहाँ तक कि कानूनी तौर पर जायज़ भी थी, क्योंकि इसी के बलबूते मुगल हुकूमत में मजबूती और आपसी मेल को बढ़ावा मिलता था। इस तरह हुकूमत की ताकत का इस्तेमाल करने में औरंगजेब अपने दौर के किसी दूसरे हुक्मरान की तरह ही पेश आ रहे थे। हालांकि यह बात उन्हें आने वाली नस्लों की सख्त और तीखी लानतों से नहीं बचा सकी। 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की बेरहमी का सबसे दिल चीर देने वाली मिसाल है। यह मिसाल मौजूदा दौर की नज़र में एक बड़ी ही नाजायज़ हरकत की तरह समाया हुआ है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के लिए पंजाब में उथल पुथल मचाने के एवज में मौत का फरमान जारी किया था। मौजूदा दौर में कितने सिख अपने मजहब की तारीख जानते हैं, यह वाक़या इस तथ्य के बीचों बीच खड़ा है। मुगलिया नज़रों से देखा जाए तो उनके लिए यह रोज़मर्रा के मसलों जैसा ही एक मसला था। इस कत्ल का जिक्र औरंगजेब के वक्त के किसी भी फारसी तहरीरों में नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि मुगलों के लिए यह कोई ख़ास या अनोखा वाक़या नहीं था, पर बाद की तहरीरों में इसकी ढेरों उलझी हुई तफसील पेश की गई है। जैसे कि तेग बहादुर के कत्ल की जगह कुछ के मुताबिक यह कत्ल दक्कन या लाहौर में हुआ था, जबकि कुछ सिख एकमत होकर यह बात मानते हैं कि कत्ल दिल्ली में हुआ था। सिख इस वाक़ये की तारीख के तौर पर बहुत बाद का वक्त दर्ज कराते हैं और उसमें भी बहुत हेर फेर है। वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में एक प्रचलित कहानी का ही दोहराव मिलता है, यही कि तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों का मजहब तब्दील करने की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन यह कहानी इस कत्ल का जिक्र करने वाले पुराने दस्तावेजों की बारीकियों से लैस नहीं है। इस हकीकत को सिख और फारसी दोनों सोर्सों से वाज़े किया गया है कि औरंगजेब की नज़र में तेग बहादुर की फौजी कार्रवाई मुग़ल हुकूमतों के हितों के खिलाफ थी, इसलिए उन्हें मौत की सज़ा देना उनके लिए कानूनी तौर पर जायज़ फैसला था।
गुरु तेग बहादुर का मजहबी कद और उनका वकार भी हुकूमत के दुश्मनों को मौत का फरमान सुनाने के औरंगजेब के अज़म को हिला न सका। यह वाक़या शायद इस तरह की बातों को बल नहीं देता कि सिखों के 7वें गुरु और तेग बहादुर के भतीजे हर राय ने वारिसान जंग के वक्त दारा शिकोह का साथ दिया था। इसी दौर में मुगलों ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने वाले दीगर मजहबी तंजीमों जैसे कि सतनामी को भी अपना निशाना बनाया था। औरंगजेब के एक हिंदू मुलाजिम चंद्रभान ने फारसी में लिखा था, ओ बादशाह, ये दुनिया तेरे कदमों में सजदा करे, लब जब भी खुलें तो तेरी शुक्रगुजारी और आदाब के लिए खुलें, क्योंकि तेरी रूह अजीम हम इंसानों पर नजर इनायत बनाए है, वैसे ही तू जैसा भी है खुदा करीम तुझ पर अपनी नजर इनायत बनाए रखे। औरंगजेब की लंबी चौड़ी नौकरशाही में हिंदुओं को रोजगार और आगे बढ़ने के मौक़ों के साथ अच्छा सलूक भी मिला। अकबर के ज़माने से ही राजपूत और दूसरे हिंदू मुगलों के यहाँ हुकूमत का बंदोबस्त करने वाले महकमों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे। मुस्लिम सहकर्मियों की तरह उन्हें भी औपचारिक ओहदे दिए जाते थे, जिन्हें मनसब कहा जाता था। इन मनसबों के आधार पर ही हुकूमत के कामकाज में उनके रुतबे का पता चलता था। मुगल अमीरों में भले गिनती में मुसलमानों का दबदबा था, पर हिंदू भी बराबरी से ऊंचे ओहदे पर काबिज थे। इतना ही नहीं, हुकूमत के सामने खड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए भी उन पर यकीन किया जाता था। औरंगजेब ने मुगल नौकरशाही में हिंदुओं को जगह देकर व्यवहारिक नीति का इस्तेमाल किया था। मंशा दिल दिमाग और दक्कन जीतने की थी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में औरंगजेब ने अपने अफसरों के मजहब की फिक्र नहीं की। उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ वह काबिलियत थी जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें अलग अलग ओहदे पर काबिज किया था। जब शाहजहां के बेटों के दरमियान वारिसान हक की जंग छिड़ी, उस वक्त उनके हिंदू मुलाजिम भी औरंगजेब बनाम दारा के खेमों में बट गए थे। ज़्यादातर राजपूतों ने दारा को शह दी, जबकि ज़्यादातर मराठे, जो कि 17वीं सदी के मध्य तक इंतखाब करने वाली ताकत में तब्दील हो चुके थे, औरंगजेब के साथ खड़े थे। कुल मिलाकर देखें तो ऊंचे ओहदे पर काबिज 21 हिंदू, वे जिनके पास 1000 से ज़्यादा मनसब थे, औरंगजेब की ओर से लड़े, जबकि 24 हिंदुओं ने दारा की क़यादत को चुना। दूसरे शब्दों में कहें तो औरंगजेब को हिंदुओं से समान रूप से मदद मिली। अगर मुगल अमीरों, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर का नज़रिया देखें तो उनके मुताबिक तख्त पर काबिज होने के लिहाज से औरंगजेब ज़्यादा मजबूत दांव था। चंद्रभान ब्राह्मण जैसे मुगल दरबार के दूसरे हिंदुओं के लिए भी औरंगजेब की फतह काबिले इकरार थी और उससे मुगल हुकूमत के बुनियादी उसूलों में कोई हेर फेर नहीं हुआ था, जैसा कि माना जा रहा था। औरंगजेब की ताजपोशी से मुगल प्रशासन में हिंदुओं की हिस्सेदारी में बहुत जरा ही फर्क आया था। मसलन अकबर के ज़माने में हिंदू कुल मुगल अमीरों का 22.5% थे। शाहजहां के ज़माने में यह आंकड़ा शायद ही इधर उधर हुआ। औरंगजेब की हुकूमत के पहले 21 सालों में यानी 1658 से 1679 में यह आंकड़ा 21.6% पर ठहरा रहा, लेकिन 1679 से 1707 के दरमियान औरंगजेब ने हिंदू अमीरों की संख्या बढ़ाकर 31.6% पर ला दी। इस नाटकीय इजाफे में बड़ी तादाद में मराठों की रेल पेल शामिल थी, जिन्हें दक्कन पर कब्जा जमाने के लिए मुगल कूटनीति के तहत शामिल किया गया था। इस गिनती या गणित के परे कुछ किरदार राजा रघुनाथ जैसे भी थे, जो औरंगजेब के हिंदुस्तान में इनाम के हकदार हिंदुओं की कहानी कहते हैं। राजा रघुनाथ औरंगजेब के सबसे दुलारी शाही अफसरों में से थे। हालांकि उन्होंने केवल 5 बरस ही बादशाह की मुलाजमत की। रघुनाथ ने शाही मुलाजमत की शुरुआत शाहजहां के दरबार में वित्त मंत्री के रूप में की थी। सामूगढ़ में औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को करारी शिकस्त का मुंह दिखाया, उस वक्त रघुनाथ उन अफसरों के समूह में शामिल हो गए जो औरंगजेब के वफादार थे। औरंगजेब ने रघुनाथ को अपना दीवान बनाया, अपनी हुकूमत का प्रमुख वित्त मंत्री। 100 बरस पहले अकबर ने भी टोडरमल को प्रमुख वित्त मंत्री का ऊंचा ओहदा दिया था। दूसरी ताजपोशी के वक्त औरंगजेब ने अपने इस दीवान को राजा का खिताब देकर उसका मनसब बढ़ाकर 2500 कर दिया।
इसके बाद रघुनाथ ने अपनी काबिलियत के साथ शाही खजाने का जिम्मा संभाल लिया और कुछ ही सालों के भीतर अपने दूसरे साथी अफसरान को पीछे छोड़ दिया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि दरबार में वही असली वजीर था। चंद्रभान ने इस बात पर सहमति दर्ज करते हुए रघुनाथ की तारीफ में लिखा है कि वह हिंदुस्तान के कलमकारों की किताब का मुनाकश दरवाजा था। 1664 में रघुनाथ की जिंदगी बेवक्त ही मौत की राह पर चली गई। उस वक्त वह औरंगजेब के साथ कश्मीर की हरी भरी वादियों में तफरीह करने गए हुए थे, जो कि तफरीह करने के लिए मुगलों की सबसे पसंदीदा जगह थी। औरंगजेब अपने इस चहेते हिंदू दीवान को कभी भुला नहीं पाए। यहाँ तक कि जिस वक्त वह मौत के दरवाजे पर खड़े थे, उस वक्त भी वह अपने दीवान का नाम पुकारा करते थे। मरने के 40 से ज़्यादा साल बीत जाने के बाद भी यह हिंदू मुलाजिम राजा रघुनाथ अपने सरपरस्त बादशाह के दिलो दिमाग पर छाया रहा। न केवल वजारत के मामलों में बल्कि हुकूमत के तमाम दूसरे मसलों और इंसाफ के मामले में भी वह औरंगजेब की नज़र में एक आधिकारिक विद्वान था। मुगल हुकूमत में रघुनाथ का जो यादगार रुतबा था, उसके सामने औरंगजेब के लिए यह बेमतलब बात थी कि वो किस मजहब का था। हुकूमत के आखिरी दौर में औरंगजेब ने अपनी नौकरशाही में बड़ी तादाद में हिंदुओं की भर्ती की। हालांकि ऐसा करते हुए उनके हाथ पीछे खींचे जा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, 1679 से 1707 के दौर में मुगल अफसरान में हिंदुओं की तादाद बढ़कर 31.6% हो गई थी। नौकरशाही में आई हिंदू अमीरों की इस बाढ़ को लेकर बहुत से लोग शक जताते हैं। मसलन भीमसेन सक्सेना, जो कि एक हिंदू सिपाही था और दशकों औरंगजेब की मुलाजमत में रहा, उसने बाद के इस दौर के बारे में फारसी में लिखा है। यह उन दिनों का किस्सा है जब हिंदुओं के नाम की सिफारिश कभी नहीं होती थी। ऐसा मुमकिन है कि दरबार में मराठों की बढ़ती तादाद को देखकर हिंदू अमीरों के कुछ गुट नाखुश हो गए हों और उन्होंने हिंदू अफसरों की गिनती को फिर से कम करने के लिए औरंगजेब को उकसाने की कोशिश की हो। बाद के सालों में भी औरंगजेब का नज़रिया इस बात पर टिका रहा कि मुगल हुकूमत में मुलाजमत के लिए मजहब की बिना पर कोई लिटमस टेस्ट या सच्चाई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। एक बार एक बुखारा का मुसलमान जो 1680 के आखिर में मुगलों की खिदमत में शामिल हुआ था, उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वह फारसी लोगों को शाही ओहदों पर तरक्की ना दें, क्योंकि वे सुन्नी नहीं शिया थे। औरंगजेब ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा, भला इन दुनियावी मसलों के बीच मजहब कहाँ से चला आया और हुकूमत की मुलाजमत करने वालों को मजहबी कट्टरता में दखलंदाजी करने का हक कहाँ से मिल गया। तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए है और मेरा मेरे लिए। अगर वो कायदा जिसकी तुम मुझे सलाह दे रहे हो कायम कर दिया जाए तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं तमाम हिंदू राजाओं और उनके बंदों को जड़ से उखाड़ फेंकूं। लेकिन सयाने लोग समझ गए हैं कि दानिशमंद और काबिल मुलाजमों को हटाया नहीं जाना चाहिए। औरंगजेब ने एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। उस दौरान उनके न जाने कितने ही दोस्त और दुश्मन बने थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें तारीख में बोल्ड अक्षरों के साथ दर्ज किया गया है। शिवाजी भोंसले का नाम उन्हीं फहरिस्त में शामिल था। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अगले एपिसोड में हम शिवाजी और औरंगजेब से जुड़े तमाम किस्सों को परखने और दोनों के बीच के आपसी मतभेदों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हिस्ट्री आवर और राष्ट्र गुफ्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।